हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूं प्रियंका उपाध्याय और आप सभी लोगों का स्वागत है आज की क्लास में, जहां पर हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स की बात करेंगे। नाउ ये जो सीरीज है हमारा करंट अफेयर्स का, ये 2 अप्रैल से चालू हुआ है, जहां पर डेली हम लोग शाम को 6 बजे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उसी के साथ में मध्य प्रदेश स्टेट का एक लोकेशन डिस्कस किया जाता है मैप्स के थ्रू, और पिछले दिन का जितना भी डिस्कशन हुआ है उसका एक हम रिवीजन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिक करके उसका रिवीजन यहाँ पर किया जाता है। वीकली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, मतलब पूरे हफ्ते भर में जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके आपके लिए प्रेजेंट करती हूँ, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी का आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि केंद्रीय भंडार निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, केंद्रीय भंडार जो है वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है ना। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली में, है ना, क्योंकि अभी कोविड-19 पूरे विश्व भर में चल रहा है, तो दिल्ली के लोगों को परेशान ना होना पड़े लॉकडाउन के कारण, क्योंकि अभी वो लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो केंद्रीय भंडार है, इन्होंने कुछ किट बनाए हैं अलग अलग। ठीक है, किट किसके बनाए हैं? जो डेली यूज का सामान होता है, जो घरों में यूज किया जाता है, जैसे राशन है, कुछ साबुन है, डिटर्जेंट्स है, ये सारी कुछ जनरल सी चीजों का इन्होंने पूरा पैकेट बनाया है ना, 9 आइटम्स का, जो कि ये लोग दिल्ली की फैमिलीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, सो अभी तक 2200 किट्स बनाई गई हैं केंद्रीय भंडार के द्वारा, जो इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलग अलग फैमिलीज को इन दिल्ली। ठीक है, केंद्रीय भंडार को की अगर हम बात करें तो केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड है ना, इसी को केंद्रीय भंडार का जो नाम है वो दिया गया है, और 1963 में इसकी स्थापना यहाँ पर हुई थी। क्या पर्पस होता है इसका? ये बेसिकली जो भी हमारे नागरिक हैं, जो भी सिटीजन्स हैं, उनके हित के लिए काम हो, उनके लिए कोई भी वेलफेयर प्रोजेक्ट जब सेटअप किया जाता है तो उसको उसमें काम रहता है हमारे केंद्रीय भंडार का, है ना, मतलब एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है केंद्रीय भंडार वहां पर। ठीक है, तो ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम करता है इसके बारे में हमने बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस प्रति वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 2020 का विषय क्या है? ठीक है, तो अभी फिलहाल क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो उसको देखते हुए जो थीम रखी गई थी 2020 की, वो थी कोविड-19 के समय सुरक्षित मातृत्व। ठीक है, सेफ मदरहुड इन टाइम्स ऑफ कोविड-19। ओके, सो यहाँ पर 11 अप्रैल को हर साल हम लोग मनाते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे, जहां पर अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो मतलब लेडीज जो अभी डिलीवर किया हुआ है उन्होंने किसी नए बच्चे को, तो उनको किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, किस तरीके से उनको बच्चों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजों से रिलेटेड अवेयरनेस जो है यहाँ पर दी जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर चाइल्ड मैरिज, है ना, जो हमारा बाल विवाह कहलाता है, उसके रोकथाम के लिए भी यहाँ पर जागरूकता की जाती है, जो कि मातृ मृत्यु का एक अप्रत्यक्ष कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये दो मेन एम है, मतलब दो मेन पैरामीटर्स हैं जिसके लिए अवेयरनेस यहाँ पर इस दिन की जाती है। तो व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, है ना, ये एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक ऐसी संस्थान है जो छोटे छोटे और संस्थानों से जुड़कर बनी हुई है, जो कि आपके हेल्थ सेक्टर में ही काम करते हैं, और वहां पर ये सारे लोग मिलकर अवेयरनेस करते हैं नेशनल सेफ मदरहुड डे के दिन पूरे विश्व भर में। ठीक है, अच्छा अब ये बात आती है कि भाई 11 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को इसीलिए मनाया जाता है, और वहां पर इंडिया पहला देश था पूरे विश्व में जहां पर 11 अप्रैल 2003 को कस्तूरबा गांधी, है ना, जो कि महात्मा गांधी जी की वाइफ थी, तो उनकी जयंती पर यह दिवस जो है वो घोषित किया गया था। ठीक है, जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं, वो जो राष्ट्रपिता हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनकी पत्नी है, और उनका जो जन्म है वो हुआ था 11 अप्रैल 1869 में। ठीक है, पोरबंदर में वो जन्मी थी, और इसी वजह से 11 अप्रैल जो है वो डिसाइड किया गया है कि उस दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, उसके थीम के बारे में हमने बात कर ली है, ये आप देख सकते हैं, 11 अप्रैल नेशनल सेफ मदरहुड डे। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान शुरू किया है?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये जो भारत पढ़े ऑनलाइन का कैंपेन है, ये शुरू किया गया था या रादर ये लॉन्च किया गया था रमेश पोखरियाल जी के द्वारा, ठीक है। पूरे एक हफ्ते का ये ऑनलाइन कैंपेन था जिसका नाम है भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन, जहां पर अलग अलग लोगों से आइडियाज लिए जा रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है इंडिया में उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका मेन एम यही था कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं पूरे नेशन में, जिनके पास में भी कुछ अच्छा बहुत आइडिया है या स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसा उनके पास में प्रपोजल है जिससे कि हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सब बारे में जो है मतलब ये सारी डिस्कशंस के लिए ये जो एक कैंपेन है वो चालू किया गया था। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ही नहीं बट जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी एजुकेटर्स हैं पूरे कंट्री में, वहां पर भी उनसे कंट्रीब्यूशन की मांग की गई थी कि भाई आप भी सजेशन दीजिए, आप अपना जो एक्सपीरियंस है उसको यूज करते हुए बताएं कि ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं या उसको कैसे और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, ठीक है। चलेगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो आयकर विभाग ने घोषणा की है कि वो व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों को कितने रुपए तक की सभी लंबित आयकर रिफंड जारी करेगा, ठीक है। तो अभी क्योंकि कोविड का प्रकोप है पूरे विश्व भर में और इकोनॉमिक जो स्लो डाउन है, जो अर्थव्यवस्था है इंडिया की मैं बात करूं, दूसरी कंट्रीज की बात करूं, तो वो बहुत ज्यादा अभी डिक्लाइन हो रही है, ठीक है। तो उस चीज को देखते हुए जो आयकर विभाग है उन्होंने घोषणा की है कि वो 5 लाख तक के जितने भी रिफंड है ना, जो टैक्स रिफंड है वो यहाँ पर करने वाले हैं सारे सिटीजन्स को। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट मतलब 18,000 करोड़ तक का जो रिफंड है वो दिया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और इससे करीब से करीब 13 से 14 लाख टैक्स पेयर्स जो है ना, जो टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो उन लोगों को इससे लाभ हो पाएगा। अब इसी के साथ साथ में जितने भी बिजनेस यूनिट्स हैं, है ना, जितने भी हमारे व्यावसायिक यूनिट्स हैं, तो वहां पर ये एस्टिमेट किया गया है कि करीब 1 लाख बिजनेस यूनिट्स ऐसे होंगे जिनको जीएसटी का और जो कस्टम रिफंड है वो वहां पर उन लोगों को मिल पाएगा, ठीक है। इसमें हमारे जितने भी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है ना, एमएसएमईज जो है, उनको भी यहाँ पर फायदा होगा इस रिफंड स्ट्रैटेजी से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया कि 18,000 करोड़ तक का जो पूरा रिफंड है वो किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी कोविड-19 के चलते सिचुएशन बहुत ज्यादा अभी क्रिटिकल है। लोगों का जो पैसे का फ्लो है मार्केट में, जो रेवेन्यूज हैं वो बिल्कुल कंप्लीटली ठप हो चुके हैं। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये जो रिफंड का प्लान है वो किया गया है आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, ठीक है। आईटी डिपार्टमेंट के बारे में मैं अगर आपको कुछ बताऊं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करता है, ठीक है। 1860 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और निर्मला सीतारमन जो है, शी इज द रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर, ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वेब पोर्टल युक्ति, जिसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा एचआरडी, ठीक है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है, इन्होंने ये युक्ति नाम का एक जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर चालू किया है, पोर्टल जो है वो यहाँ पर चालू किया हुआ है, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल निशंक जी जो है उन्होंने ये लॉन्च किया है वेब पोर्टल युक्ति, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने लिखा है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। कॉम्बैटिंग का मतलब क्या हो जाता है? कम करना या फिर खत्म करना, है ना, स्टॉप कर देना उसको। तो दिल्ली में जो है इसका लॉन्चिंग वो हुआ था। अब ये एक बहुत ही यूनिक सा पोर्टल है और एक तरीके का प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, जो कि ये बताएगा या रादर उन सारी चीजों के बारे में, सारे पहल के बारे में बताएगा जो एचआरडी मिनिस्ट्री ले रही है अलग अलग फील्ड्स में। हो सकता है वो एकेडमिक के फील्ड में हो, रिसर्च फील्ड में हो या कोई भी सोशल इनिशिएटिव के फील्ड में हो, है ना। तो कोविड को ध्यान में रखते हुए जो भी पहल अभी एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लिए जा रहे हैं अलग अलग फील्ड में, उसके बारे में पूरा जो इन्फॉर्मेशन है, पूरी जो जानकारी है वो यहाँ पर इस पोर्टल पे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये जो पोर्टल है, ये जितने भी हमारे क्रिटिकल इश्यूज हैं रिलेटेड टू स्टूडेंट प्रमोशन पॉलिसी,
प्लेसमेंट रिलेटेड चैलेंजेस, जो आपका फिजिकल और मेंटल वेलबींग है स्टूडेंट्स का, ठीक है, अभी क्या क्या वो संघर्ष कर रहे हैं या क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके बारे में यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, जो भी एजुकेशनल एफर्ट्स किए जा रहे हैं, ठीक है, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो शैक्षणिक प्रयास किए जा रहे हैं, अनुसंधानों को, खासकर कोरोना वायरस से संबंधित अनुसंधान को, संस्थाओं द्वारा दी गई विभिन्न सामाजिक पहल और छात्रों के संपूर्ण विकास के लिए किए गए प्रयासों को यहाँ पर दिखाया जाएगा इस पोर्टल में, जिसका नाम है युक्ति। ठीक है, तो ये जो एचआरडी मिनिस्ट्री है उसके द्वारा अभी ये लॉन्च किया गया है। अगर एचआरडी मिनिस्ट्री के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो 1985 में इसको सेटअप किया गया था। रमेश पोखरियाल जी जो हैं वो इसके केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो है कहाँ पर, वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिक ज्योतिष और आयुर्वेद की जानकारी के आधार पर वन विभाग ने कहाँ एक नक्षत्र वन तैयार किया है। मध्य प्रदेश की ये न्यूज है, जहां पर भोपाल में ये एक नक्षत्र वन जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, नक्षत्र वन का मतलब बेसिकली क्या हो गया है कि जैसे हमारे जो प्लैनेट्स का पोजीशन होता है ना, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पूरे जो वन को, फॉरेस्ट को भी ऐसा डिजाइन किया गया है कि इट लुक्स लाइक अ कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर लोगों को अवेयर किया जाए प्लांट्स के बारे में, अलग अलग वेराइटीज के बारे में, एक उनको एंटरटेनमेंट जोन मिल जाए कि वो वहां पर जाकर घूम सकते हैं, दे कैन एक्सप्लोर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो वन नक्षत्र वन है वो बनाया गया है कहाँ पर, भोपाल में। आप देख सकते हो ये जो प्लेसमेंट है सारी ट्रीज का, प्लांट्स का, ये बिल्कुल ऐसे सर्कुलर फॉर्मेशन में और बिल्कुल जो कॉन्स्टलेशन का फॉर्मेशन होता है उस तरीके से यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, भोपाल में। सेवेंथ क्वेश्चन है कि सराइज संजीवनी एक इनिशिएटिव है इनमें से कौन से परिवहन निगम का। केरल राज्य सड़क परिवहन निगम, कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम, राजस्थान या फिर पंजाब, इनमें से किसका है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम। ठीक है, जो सराइज संजीवनी है वो कर्नाटक जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है वहां की एक पहल है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है कि इनकी जितनी भी लोकल बसेस, मतलब इनकी जो स्टेट रन बसेस होती हैं, इनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है सैनिटाइजर बसेस में। ठीक है, मतलब अभी लॉकडाउन के दौरान भी अगर कोई से हेल्थ वर्कर है या कोई भी कर्मचारी है, अगर वो ट्रांसपोर्ट करना चाहता है एक जगह से दूसरी जगह तक, तो इन बसेस में बैठ के वो लोग जा सकते हैं। और इसमें ये एक बेनिफिट रहेगा कि 2 गेट्स रहेंगे, जहां पर एक गेट से वो चढ़ेंगे और जिस गेट से वो निकल रहे हैं वहां पर उनको पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा। है ना, ये पूरा जो हम बोलते हैं ना स्प्रे लगा रहता है, सैनिटाइजर स्प्रे जो है वो लगा रहता है हर एक बसेस में। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ में, करीब सिर्फ 20,000 रुपए की कॉस्टिंग के साथ में सारे बसेस में जो है वो स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल कर दिए हैं, जो कि छिड़काव करेंगे सारे सैनिटाइजर का लोगों पर। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटेक्शन के लिए ये जो पहल है वो ली गई है फॉर द पीपल। ओके, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में मैं अगर बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है बेंगलुरु में। इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1948 में और जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है श्री के गोपाल पुजारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंबेडकर स्मरण दिवस या अंबेडकर जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है। ये कब मनाई जाती है, अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे या फिर अंबेडकर जयंती हम मनाते हैं 14 अप्रैल को। ठीक है, 14 अप्रैल को ये मनाया जाता है, जिसको हम भीम जयंती के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अभी ये जो साल था 2020 का, यहाँ पर 129th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1891 में, महू में, जो इंदौर के पास में ही एक टाउन है, वहां पर ये जन्मे थे। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्किटेक्ट कहलाते हैं ये, मतलब पूरा जो फ्रेमवर्क डिजाइन करने का काम है वो था मिस्टर भीमराव अंबेडकर का, हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो रियल सरनेम है इनका वो बोला जाता है कि अंबा वाडेकर था, बट हम लोग मोस्ट फेमस मतलब जो काफी जिस नाम से इनको जाना जाता है वो है बाबा साहेब अम्बेडकर। ठीक है, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से इनको जानते हैं। ओके, सो बाबा साहेब अम्बेडकर जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, है ना, पहले ये इंडियन थे जो कि बाहर जाकर इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी और वहां से इन्होंने पीएचडी की थी। ठीक है, जो डॉक्टरेट है वो यहाँ से मतलब फॉरेन कंट्री से इन्होंने किया था इन इकोनॉमिक्स। ठीक है,
लंदन म्यूजियम में इनका एक स्टैचू भी बना हुआ है, जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पर उनके स्टैचूज को डेवलप किया जाता है कि मान लीजिए उनका कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने एक बहुत अच्छा कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है एज अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, तो वहां पर उनके स्टैचूज को बनाया जाता है। तो लंदन म्यूजियम में कार्ल मार्क्स के साथ में इनका स्टैचू भी हम लोग देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो ये रहा है कि जो अशोक चक्र है ना, जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है, उसमें जो अशोक चक्र का जो प्लेसमेंट है वो इनके द्वारा किया गया था, या रादर इनके सजेशन से वो रखा गया था, दैट इज द अशोक चक्र। और अमर्त्य सेन जो कि एक नोबेल पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, वो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से मतलब सम्मान करती थी, है ना। सो ही वाज कंसिडर्ड एज दी फादर इन इकोनॉमिक्स। ओके, अगेन अगर हम इनकी बात करें तो ये इकलौते एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टर ऑल साइंस का एक जो टाइटल है वो यहाँ पर दिया हुआ था। भारत रत्न इनको दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। और अपने एटीट्यूड से, मतलब जो इनका एक रुझान था सोसाइटी के प्रति, है ना, जितने भी जो मतलब हमारे जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, या जो ट्राइबल आदिवासी लोग रहते थे, या जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, या उनको हमेशा ये श्रेय दिया है या बताया है कि नहीं, दे आर इक्वल टू देयर सोसाइटी, इनको हमें अलग नहीं रखना है, वो बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, और इनके साथ में किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर अंबेडकर जी की जो मृत्यु है वो हुई थी 1956 में, दिसंबर के महीने में 1956 में। चलिएगा आगे बढ़े कि हाल ही में प्रसार भारती ने कौन से नाम का नया चैनल लॉन्च किया है? डीडी रेट्रो, डीडी मुस्कान, डीडी प्रसार या फिर डीडी क्लासिक? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डीडी रेट्रो, ठीक है। अब भाई कोरोना वायरस के चलते लोग परेशान हैं, काफी निकल नहीं पा रहे हैं घर से, तो उनको ऑक्यूपाई करने के लिए कि भाई वो कहीं घर से जाए नहीं, जैसे रामायण महाभारत का टाइम होता है ना, सब लोग अपने अपने घर में ही रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रसार भारती है उन्होंने डीडी रेट्रो नाम का एक नया चैनल यहाँ पर लॉन्च किया है, जहाँ पर जितने भी पुराने आपके सीरियल्स आया करते थे दूरदर्शन में, उनको वापस से यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। सो ये चैनल का नाम है डीडी रेट्रो। और अभी डीडी नेशनल और डीडी भारती दो ऐसे चैनल्स हैं जिनका नाम अभी एनलिस्ट हुआ है टॉप 10 चैनल्स इन अर्बन एरियाज में, ठीक है, डीडी नेशनल एंड डीडी भारती। सो यहाँ पर जो हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उन्होंने सभी डायरेक्ट टू होम प्लेटफॉर्म्स को और जितने भी केबल ऑपरेटर्स हैं उनको डीडी चैनल्स के साथ में ही जो लोकसभा और राज्यसभा चैनल है उसका भी प्रसारण सुनिश्चित करने का यहाँ पर आदेश दिया हुआ है, ठीक है। प्रसार भारती के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है ये। इसका जो इनके जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। जो मुख्यालय है इसका वो है नई दिल्ली में, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1997 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की जांच के लिए आयुसिंक नामक एक डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है? स्टेथोस्कोप सभी लोग समझते होंगे, जो डॉक्टर्स यूज करते हैं पेशेंट्स को चेक करने के लिए कि उनकी हार्ट बीट क्या है, उनका भी पल्स रेट क्या चल रहा है, तो वो सारी चीजें चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। अब स्टेथोस्कोप अगर हम लोग जनरल वाला यूज करेंगे या जो डॉक्टर्स है वो अगर यूज करेंगे तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी, जो कि अभी कोविड-19 को हटाने के लिए एक प्रमुख मैंडेट है, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे ने, है ना, आईआईटी बॉम्बे ने यहाँ पर एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है वो यहाँ पर डिजाइन किया है, जिसको ब्लूटूथ से चलाया जा सकता है, जिसको फोन से या फिर लैपटॉप से कनेक्ट करके जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को। तो उसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है आयु सिंक, ठीक है, जहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा कि कहीं वो संक्रमित तो नहीं है कोविड से, और जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर जो है फॉलो किया जा सकेगा, है ना। तो जो आईआईटी बॉम्बे हैं उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर, ये अगेन एक यूनिट है जिनके साथ में मिलकर ये एक डिजिटल स्टेथोस्कोप जो है वो डिजाइन किया हुआ है। आईआईटी बॉम्बे के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो इनके जो निर्देशक हैं उनका नाम है सुभाशीष चौधरी। इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1958 में, और 1961 में संसद अधिनियम द्वारा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पर संस्थान घोषित कर दिया गया था। ओके, चलिएगा आगे बढ़ें तो निम्नलिखित में से किसने कोविड ज्ञान वेबसाइट को लॉन्च किया है?
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, भारतीय विज्ञान संस्थान, टाटा मेमोरियल सेंटर या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर तीनों इंस्टीट्यूट्स जो हैं हमारे, उन्होंने ये डिजाइन किया है कोविड ज्ञान वेबसाइट, ठीक है, जहां पर अगर हमें अवेयर करना है लोगों को कोविड के बारे में, ठीक है, कोई अगर नई पहल बतानी है, कोई भी नया इनोवेशन बताना है, कोई भी नया स्टैटिस्टिक्स बताना है, तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म रहेगा, वेबसाइट रहेगा, जो कि TIFR, IISc और TMC के द्वारा डिजाइन किया गया है, ठीक है। और पूरा मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस में यहाँ पर डेटा अवेलेबल रहेगा। जितने भी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, सभी इंस्टीट्यूशन के यहाँ पर पहल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और एक अवेयरनेस जो है वो लोगों को दी जा सकेगी इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक कलेक्शन रहेगा रिसोर्सेज का, जहां पर लोग अवगत रह सकते हैं कोविड-19 के स्टैटिस्टिक्स से। ओके, सो बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो जन जागरूकता है उसको उत्पन्न करना, और इस बीमारी के लिए समझ और इसको कम करने के लिए संभावित साधनों के लिए एक समग्र दृष्टिकोण ये प्रदान करता है। ओके, चलेगा। सो यही मैंने आपको बात बताई है। यहाँ पर जो वेबसाइट है इसका, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज द वेबसाइट, जहां पर वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकेगी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सप्तपदी का शुभारंभ किया है, ठीक है। इज इट अमित शाह, अरविंद केजरीवाल, नरेंद्र मोदी या फिर पीयूष गोयल? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। 14 अप्रैल को जो है, जिस दिन हमारा फर्स्ट फेज जो है लॉकडाउन का वो खत्म होने वाला, मतलब होने वाला था, पर वहां पर मोदी जी ने एड्रेस किया था पूरे नेशन को, ये बताते हुए कि क्योंकि अभी हालात जो है बहुत सुधर नहीं पाए हैं, तो उसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, 3 मई तक वो एक्सटेंड अभी हुआ है, और इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। इसी के साथ साथ में उन्होंने कुछ 7 मंत्र के बारे में बात की थी, जिसको नाम दिया हुआ है सप्तपदी, ठीक है। सो यहाँ पर कौन कौन से 7 मंत्र के बारे में उन्होंने बात की थी, इसको आप एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी किया है, मैं ब्रीफ में आपको वापस से बता देती हूँ कि सबसे पहली बात कि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं हमारे घर में, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, उनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरी बात ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन रखनी है। तीसरी बात ये है कि जो आयुष मंत्रालय है, उनके द्वारा जितने भी जारी निर्देश हैं उनको फॉलो करना है, ताकि हम अपना जो प्रतिरक्षा है, जो इम्यून सिस्टम है, उसको बढ़ा सकें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये था कि जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है उसको हम खुद तो डाउनलोड करें ही, हमारे साथ साथ जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे जो परिचित हैं, दोस्त हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित करें कि वो भी उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। पांचवा पॉइंट ये था कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को आश्रय और भोजन प्रदान करना है। छठा पॉइंट है कि जितने भी सहकर्मी हैं, है ना, उनके प्रति अनुकंपा और भुगतान कटौती तथा नौकरी कटौती से बचें। मतलब कि कोई भी अगर एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसकी सैलरी या फिर जो उसका वेतन है वो नहीं कटेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट उन्होंने बोला था कि जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी है ना, या जो दूसरे हमारे सफाई कर्मी, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, आपके स्वीपर्स हैं, ठीक है, हाइजीन वर्कर्स हैं, उन सभी को हमें रिस्पेक्ट करना है, क्योंकि अभी इस दौरान वही लोग हैं जो पूरा काम संभाल रहे हैं, और हमें इस मतलब पैंडेमिक से बचा के उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। सो ये 7 मंत्र है जिसके बारे में मोदी जी ने यहाँ पर बात की थी, जिसका नाम रखा हुआ है सप्तपदी। ओके, 13th क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष विश्व कला दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को ये मनाया जाता है, वर्ल्ड आर्ट्स डे, ठीक है। सो यूनेस्को का एक पार्टनर है, ठीक है, यूनेस्को का एक पार्टनर है जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये दिन इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि भाई जो आर्ट है, जो कला है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा, उसके बारे में अवेयरनेस यहाँ पर की जाती है। तो सबसे पहला जब ये दिन ऑब्जर्व हुआ था, ये हुआ था 2012 में, और 15 अप्रैल इसीलिए चूज किया गया है क्योंकि लियोनार्डो दा विंसी, जो कि एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रह चुके हैं, तो उनका बर्थडे है ना, 15 अप्रैल उनका बर्थडे होता है, और इसी वजह से 15 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे से, ठीक है। तो पूरे विश्व भर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, जैसे कुछ वर्कशॉप्स हैं, सेमिनार्स हैं, डिबेट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, एग्जीबिशंस जो हैं वो रखे जाते हैं पूरे विश्व भर में इस वर्ल्ड आर्ट्स डे को मनाने के लिए, ठीक है। सो 15 अप्रैल जो है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड आर्ट डे। 14th क्वेश्चन है कि सहयोग ऐप को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था?
केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, नीति आयोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे पुराना विभाग है। ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने ये सहयोग ऐप को जो है यहाँ पर इंस्टॉल या रादर ये लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली इसका पर्पस क्या है, यहाँ पर जो लोकेशंस जिनकी जियो टैगिंग होनी चाहिए और अवेलेबल होनी चाहिए सारे सरकारी ऑफिशियल्स को, सारे हेल्थ एक्सपर्ट्स को, तो वो डेटा उन तक पहुंच पाए, वो डेटा सरकार के पास में, जो हमारे कर्मी हैं उनके पास में, जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में ये डेटा रेडीली अवेलेबल हो पाए, इसकी वजह से ये सर्वे ऑफ इंडिया ने एक ई प्लेटफॉर्म यहाँ पर जनरेट किया है, जहाँ पर इसकी सारी जानकारी जो है वो दी जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट है ना, जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है या जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है, वो कहाँ पर उसको डिस्पोज किया जा रहा है। ठीक है, जो आपके कोविड-19 के जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जो कि स्पेशली कोविड-19 पेशेंट्स को ही ट्रीट कर रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, आईसीएमआर की जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो कहाँ कहाँ पर हैं, क्वारंटीन कैंप्स कहाँ कहाँ पर है, तो इन सब का जियो टैगिंग जो है, लोकेशन मतलब लोकेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर इस ई प्लेटफॉर्म पे दी जाएगी। किसको? गवर्नमेंट को जितने भी मतलब कनेक्टेड लोग हैं जो कि अभी कोविड से लड़ रहे हैं या कोविड को हटाने में हमारी मदद कर रहे हैं, उनके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, सो जैसे आरोग्य सेतु हेल्प करता है ना हमें, उसी तरीके का ये एक एप्लीकेशन है, दैट इज योर सहयोग एप्लीकेशन। ओके, चलिए, सर्वे ऑफ इंडिया जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, और इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1700 में, है ना, 1767 में इसकी स्थापना हुई थी, और हेडक्वार्टर्स है इसका कहाँ पर, इट इज इन देहरादून। ओके, चलिए, आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जानवरों के लिए भारत का पहला संगरोध केंद्र बन गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा नेशनल पार्क या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि कहाँ पर है, जो है उत्तराखंड में। नाउ जैसे अभी हम लोगों को न्यूज पता होगी कि ब्रोंक्स जू में, है ना, ब्रोंक्स जू में जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, वहां पर एक टाइगर की मौत हो गई है बिकॉज ऑफ कोरोना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो एनटीसीए है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने बहुत सख्ती यहाँ पर पकड़ ली है, और जितने भी जू हैं, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जितने भी हमारे टाइगर प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन एरियाज हैं, वहां पर बोला गया है कि उनको बहुत ध्यान रखना है और बहुत मतलब कॉशियसली ये चेक करना है कि कहीं कोई संक्रमण एनिमल्स पे तो नहीं फैल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ 10 क्वारंटाइन सेंटर्स यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, जहाँ पर मतलब पूरा चेक किया जाएगा कैमरास के थ्रू। ठीक है, कैमरेज के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि कहीं किसी एनिमल को सिम्टम तो नहीं है ना, और उसके बेसिस पे जो पूरा उनका ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर चालू किया जाएगा। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 1936 में, 1936 में इसकी स्थापना वो की गई थी, और इसको हेली नेशनल पार्क के नाम से पहले जाना जाता था, और उत्तराखंड में ये स्थित है। ठीक है, इसका जो नाम पड़ा है वो जिम कॉर्बेट को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए नाम रखा गया है, जो कि एक मतलब वन्य जीवन के संरक्षण के लिए काफी उनका योगदान रहा है जिम कॉर्बेट का, और इन्हीं के नाम पर ये नेशनल पार्क जो है दैट इज देयर। ठीक है, तो जैव विविधता के मामले में बहुत ज्यादा अच्छा है ये नेशनल पार्क, जहाँ पर आपको कई सारी वृक्ष प्रजातियां, स्तनधारियों की करीब से करीब 50 प्रजातियां, 580 पक्षी प्रजातियां, मतलब पूरा जो एक बायोडाइवर्सिटी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही एक ऑप्टिमम लेवल का यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ओके, चलिए गाइज, सो ये कुछ मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पूरे हफ्ते के, जो कि मैंने अभी आप लोगों से शेयर किए हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इन क्वेश्चंस के आने की, क्योंकि बहुत जेनरिक से ये क्वेश्चन है। ठीक है, और इसीलिए मैंने पूरा उसको पिक करके वापस से आप लोगों को रिवाइज करवाया है। सो आई होप आप लोगों को लेसन अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर करें, ताकि हम लोग और आपके अकॉर्डिंग इन सारे प्रेजेंटेशंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।